नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा, कैथल। आज हम 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तिका भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत अध्याय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को तैयार करने में डॉक्टर कृष्णपाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए बच्चों, समझ। इस अध्याय के उद्देश्य हैं कार्यपालिका की समझ विकसित करना, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, स्थिति और अधिकारों को समझना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंधों को समझना और राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति को समझना। हम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका के अगर अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर गांव से ग्राम सेवक तक सभी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। संकीर्ण अर्थ में अगर हम कार्यपालिका को लें तो कार्यपालिका का अर्थ है सरकार के मुखिया और मंत्रिमंडल से होता है। सामान्यतः हम राजनीति विज्ञान के अंदर कार्यपालिका का संकीर्ण अर्थ लेते हैं। कार्यपालिका के प्रकार। स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय उन सरकारी कर्मचारियों से है जो प्रशासन के कामों को लागू करने में सक्रिय भाग लेते हैं। इसमें मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय सचिव, निदेशक, सहायक, लिपिक आदि शामिल होते हैं। ये सभी कर्मचारी स्थायी होते हैं तथा इनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति को लेकर किसी प्रकार के इनके कार्यकाल पर, वेतन पर आदि पर राजनीतिक चुनाव का कोई असर नहीं होता है। दूसरा है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका सरकारी पदाधिकारियों से संबंधित है जिन्हें जनता चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनती है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जिसको संविधान या कानून के द्वारा सरकार की सभी शक्तियां प्रदान की गई हों परंतु व्यवहार में वह उनका प्रयोग न कर सके, उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी और भारत के राष्ट्रपति इसका अच्छा उदाहरण है। वास्तविक कार्यपालिका वह इकाई जो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करती है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री इसका अच्छा उदाहरण है। एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जब कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति को सौंप दी जाती हैं तब उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति। बहुल कार्यपालिका जब कार्यपालिका की शक्तियां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास हो तब उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। बहुल कार्यपालिका के उदाहरण स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ की कार्यपालिकाएं हैं। संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जहां कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध हो। कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते हों, प्रशासन कामों के लिए उसकी और जवाबदेही हों तथा विधानपालिका का विश्वास प्राप्त
रहने तक वे अपने पदों पर रहते हों। इसे संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों की कार्यपालिकाएं संसदीय कार्यपालिका का उदाहरण है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जहां पर कार्यपालिका और विधानपालिका एक दूसरे से जुड़े न होकर अलग अलग हों, उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके सलाहकार मंत्री अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अच्छा उदाहरण है। पैतृक तथा निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका उसे कहा जाता है जहां पर राज्य का अध्यक्ष राजा या रानी हो और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संतान राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। ब्रिटेन, जापान, नेपाल आदि राज्यों में इसी प्रकार की पैतृक कार्यपालिका कार्य करती है। निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। पेरू, चिली, श्रीलंका, रूस, फ्रांस में राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। इस प्रकार इन देशों में निर्वाचित कार्यपालिकाएं हैं। भारत की कार्यपालिका की विशेषताएं। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया। भारतीय कार्यपालिका के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ का केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो होती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक ही पद पर रहती है। बहुमत न रहने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। केंद्रीय कार्यपालिका का यह उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होता है, अर्थात ये साथ तैरते हैं और साथ ही डूबते हैं। मंत्रिमंडल की व्यवस्था। संविधान में हालांकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर मंत्रिपरिषद की एक छोटी समिति का गठन किया जाता है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये मंत्री प्राय महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते हैं और तकरीबन सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का आप विशिष्ट तौर पर ध्यान दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल जो चुने हुए सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, अर्थात राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देती है वो राष्ट्रपति को माननी होती है
और इसके कारण कई बार भारतीय राष्ट्रपति को रबर स्टैंप भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाध्य हैं मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के वर्गों में हम बांट लेते हैं, शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति जी की शांतिकालीन शक्तियों की हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। इस नाते वो अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, जिनके अंदर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेना व विदेश मामलों संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं और सेनाओं को वो आदेश दे सकते हैं। विदेशी मामलों में राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि वो राजदूतों को स्वीकार करते हैं और अन्य देशों में राजदूत जो है वो नियुक्त करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है वो किस व्यक्ति को किस देश के अंदर राजदूत के रूप में नियुक्त करेंगे और किस देश के राजदूत को भारत में स्वीकार करेंगे, ये अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, उसकी अवधि निश्चित करते हैं और अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर न हो जाएं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं यदि उन्हें यह अनुभव होता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो 2 एंग्लो इंडियंस को जो है वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं। बच्चों, एंग्लो इंडियंस वो होते हैं, भारतीय हैं, जिनके माता या पिता में से कोई एक विदेशी है, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अंदर 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अंदर अगर किसी बिल को लेकर मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। बच्चों, ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो है वो करते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट रखवाते हैं। ये वार्षिक बजट राष्ट्रपति जी की ओर से वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करते हैं। राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है और वो इसे इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान का अधिकार होता है। भारत के किसी भी न्यायालय से सजा पाए हुए व्यक्ति, अमूमन जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा दे देता है तो उस व्यक्ति के पास अंतिम विकल्प राष्ट्रपति से क्षमा याचना या दया याचिका के रूप में रहता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के सामने ये उनकी इच्छा होती है कि वो उस अपराधी को क्षमा कर दें या उसकी सजा को कम कर दें। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
आपातकालीन शक्तियां युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय या फिर देश के अंदर यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को देश में आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है और इस दौरान राष्ट्रपति संपूर्ण देश के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकार यथा विचार और भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता आदि सभी जो है वो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार स्थगित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे इच्छानुसार कर सकता है तथा देश को तैयार करता है संकट की स्थिति में युद्ध लड़ने के लिए। दूसरी आती है राज्य में आपातकाल के समय। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर आपातकाल लगा सकता है और इसका आधार ये होता है कि उस राज्य में संवैधानिक मशीनरी का फेल हो जाना। जब किसी राज्य के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को यह अनुशंसा करते हैं कि इस अमुक राज्य के अंदर शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और यहाँ आपातकाल लगा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य विशेष के ऊपर आपातकाल लगा देते हैं और इस आपातकाल का प्रभाव ये होता है कि राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है और सारी शक्तियां संसद को दे दी जाती हैं। इस उद्घोषणा से राज्य के लिए कानून या बजट आदि तैयार करने की सारी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति अथवा साख को खतरा है, तो वह ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाता है। संसद की स्वीकृति मिल जाने पर यह घोषणा तब तक लागू रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति उसे दूसरी घोषणा द्वारा समाप्त नहीं कर देते। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों के धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति मंगवा सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों की साख को दोबारा स्थापित करने के लिए अन्य आवश्यक कदम राष्ट्रपति के द्वारा उठाए जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्यों और संघ के सभी कर्मचारियों के, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, वेतन तथा भत्ते कम कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति। तो राष्ट्रपति की स्थिति की अगर बात करते हैं हम, तो कुछ विद्वान या आलोचक उन्हें रबर स्टैंप कहते हैं, तो कुछ का मानना है कि भारतीय राष्ट्रपति एक तानाशाह जितनी शक्तियां उनके पास होती हैं। तो विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक तथा आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ आलोचकों ने कहा कि राष्ट्रपति चाहे तो एक तानाशाह बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश संविधान विशारद यह मानते हैं कि राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकते, क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन रबड़ की मोहर राष्ट्रपति की
कमजोर स्थिति को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की जो है वो स्थिति रबर की मोहर जैसी भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अनेक अवसरों पर अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हैं और उन्हें रबर स्टैंप कहना उचित नहीं होगा। उनका पद बड़ी प्रतिष्ठा का पद है। वह शक्ति प्रधान से अधिक प्रभाव प्रधान है। कोई भी व्यक्ति किसी सीमा तक मंत्रिपरिषद को प्रभावित कर सकता है या उससे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और रबर स्टंप की इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। भारतीय राष्ट्रपति के पास अनेकों विशेषाधिकार हैं, जैसे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग के लिए देश के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। केवल संसद में ही उन्हें महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। फौजदारी कार्यवाही से मुक्ति। राष्ट्रपति को उनकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। वेतन भत्ते संचित निधि से। राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, अर्थात उनमें किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं की जा सकती। क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय से अपराध या अपराधी घोषित हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति से दया याचिका के आधार पर क्षमा याचना कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उनकी सजा माफ कर सकते हैं, सजा का लघुकरण कर सकते हैं या फिर माफी देने से मना कर सकते हैं। ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भौतिक सुख सुविधाएं। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए तथा सेवानिवृत्त होने पर भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा उनके रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। उनके अन्य कार्यों के लिए या अन्य कार्यालयीय कार्यों के लिए एक लंबा चौड़ा स्टाफ जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति के पास अनेक विशेषाधिकार हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। पद की योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम आयु ना हो, वह राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के अधीन किसी लाभ वाले पद पर आसीन ना हो। चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पदावधि। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वह दोबारा चुनाव में खड़े होने और चुने जाने का अधिकार भी रखता है। शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति 2 प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या कार्य करते हैं। पहला, उपराष्ट्रपति के तौर पर। उपराष्ट्रपति के रूप में यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना पड़ता है। ऐसा तभी हो सकता है यदि राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दें, महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, मृत्यु हो जाए
तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है राज्यसभा का सभापति होने के नाते। ये राज्यसभा का सभापति होने के नाते राज्यसभा की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा में शांति बनाए रखते हैं, सदस्यों को भाषण देने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देते हैं, राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर लोकसभा में भिजवाने का काम भी उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति सामान्यतः हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार भारतीय संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। लेकिन यदि लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति उस बड़े दल को जिसे वो योग्य मानते हैं उस बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं या उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर सकते हैं, चाहे वो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष, जितना भी समय उनके पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर सकते हैं। शक्ति और कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां जो हैं वो अपार मानी जाती हैं। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। इनकी शक्तियों को देखकर ऐसा कहा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति मंत्रियों के अंदर विभागों का बंटवारा करते हैं। वो किसी भी मंत्री से विभाग वापस ले सकते हैं या किसी भी मंत्री के विभाग को बदल सकते हैं यदि प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि अमुक मंत्री ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि अमुक मंत्री का विभाग बदल दिया जाए। इसके अलावा वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद की बातों से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं और राष्ट्रपति जी के क्या आदेश हैं ये मंत्रिपरिषद को बताते हैं। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति कोई भी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि के मामले में भी राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री सलाह देते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति जो हो प्रधानमंत्री की सलाह का आदर करते हैं। संसद के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य अपार हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति। यदि हम प्रधानमंत्री की स्थिति की बात करें तो अनेक विद्वानों ने प्रधानमंत्री के पद को गरिमा को देखते हुए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। सितारों के बीच चमकता हुआ चंद्रमा कहा गया है। प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा गया है। प्रधानमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त सरकारी मशीनरी चक्कर लगाती है। प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। ये सभी संज्ञाएं इसलिए दी गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो है
वो देश का सर्वशक्तिमान प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ही मिलकर और देश का शासन चलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी भवन का मुख्य आधारशिला है, और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह सविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति अथवा उन्हें हटा सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम प्रधानमंत्री करते हैं, और उन्हीं के आधार पर उनकी मनपसंद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उसी के अनुसार शासन चलता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल के निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री का प्रभाव एवं सलाह निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णायक होते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता तथा सुदृढ़ता को कायम रखते हैं। उसे मंत्रियों में यह भावना पैदा होती है कि हम सब एक साथ तैरते हैं या सब साथ साथ डूबते हैं। मंत्रियों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता द्वारा उन्हें पुनः एकता स्थापित करता है। वह किसी भी मंत्री से उसके विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। आइए बच्चों, जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या सीखा। कार्यपालिका क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने जब अध्याय प्रारंभ किया था तो ये भी चर्चा की थी कि कार्यपालिका क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने नाम मात्र की कार्यपालिका है या वास्तविक कार्यपालिका है, पैतृक या निर्वाचित कार्यपालिका है, वो हमने डिस्कस किया था जब हमने अध्याय को प्रारंभ किया था। तो आप वहां से इसको सोल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति का वर्णन करें। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति का हमने विस्तार से जो है इस अध्याय में अध्ययन किया था। राष्ट्रपति की आपातकालीन और शांतिकालीन शक्तियां आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जब राष्ट्रपति की स्थिति की बात आती है तो हमने अध्याय के अंदर ही किया था कि राष्ट्रपति की स्थिति तानाशाह की है या फिर राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। वो वर्णन यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत आएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन करें। अध्याय के मध्य में हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति के कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं जो विशिष्ट हैं, उन्हीं को प्राप्त हैं। तो वो आप सभी अधिकार आप लिख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो हमने जो अध्याय के उत्तरार्ध में ये जानने का प्रयास किया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, कि किस प्रकार संसद के दोनों सदस्य जो हैं वो मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, नोट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें। भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और उनके क्या कार्य हैं, इनका अध्ययन हमने विस्तार से जब इस अध्याय के अंत में हमने किया है।
तो ये सभी प्रश्न बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तिका के आधार पर स्वयं तैयार करें, इन्हें लिख कर देखें और भविष्य के लिए आप इन्हें याद भी रखें। आशा है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसकी दोहराई करें और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अगर आप शामिल होंगे तो इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे, तो आप अच्छे से इसे तैयार करें। धन्यवाद।